प्रकरण के एक ऐसे हिस्से पर बात करने वाले हैं जो बहुत ताकतवर है और कभी-कभी थोड़ा पेचीदा भी लगता है, समास। हाँ। हमारे पास जो गाइड है वो खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए है। हाँ। और मजे की बात यह है कि इसमें सिर्फ नियम नहीं है बल्कि कुछ कमाल की शॉर्ट ट्रिक्स भी दी गई हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद आज यही है कि समास के 6 भेदों को इस तरह से समझें कि उनका लॉजिक पकड़ में आ जाए ताकि परीक्षा के दबाव में भी कोई गलती ना हो। बिल्कुल सही। समास सिर्फ शब्दों को जोड़ना नहीं है, ये भाषा की इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग? वाह। हाँ, मतलब कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा मतलब कैसे भरा जाए, समास यही तो करता है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में यही परखा जाता है कि कोई उम्मीदवार सिर्फ नियम रट कर आया है या शब्दों के इस खेल की नब्ज को समझता है। तो चलिए इस खेल को समझते हैं। शुरुआत उन 2 समासों से करते हैं जहाँ सारा खेल इस बात पर है कि बॉस कौन है, पहला शब्द या दूसरा। मेरा मतलब है अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव में कहते हैं कि पहला पद प्रधान होता है। हाँ। पर सच कहूँ ये बात मुझे हमेशा थोड़ी कंफ्यूज करती थी। जैसे शब्द है यथाशक्ति, यहाँ तो मुख्य बात शक्ति लगती है, यथा नहीं। तो फिर पहला पद प्रधान कैसे हुआ? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और यहीं पर नियम से आगे जाकर उसका लॉजिक समझने की जरूरत पड़ती है। अच्छा। देखिए, यथाशक्ति का मतलब है शक्ति के अनुसार। यहाँ जो यथा शब्द है ना, वो पूरे पद के अर्थ को कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल कर रहा है। हाँ, वो बता रहा है कि काम कैसे होगा शक्ति के हिसाब से। तो यथा के लगने से शक्ति शब्द अब सिर्फ एक संज्ञा नहीं रहा, वो क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द बन गया है। मतलब एक एडवर्ब की तरह। एग्जैक्टली। अव्ययी भाव समास की असली शक्ति यही है कि ये एक शब्द समूह को एक क्रिया विशेषण में बदल देता है। इसीलिए पहला पद जो ये बदलाव लाता है वही प्रधान है। अच्छा, तो ये प्रधान होने का मतलब है अर्थ को कंट्रोल करने वाला। अब समझ आया। इसकी ट्रिक बताई गई है कि शुरुआत में उपसर्ग लगे होते हैं, जैसे आ, भर, यथा, अनु, हर, प्रति। हाँ, ये सबसे बड़ी पहचान है। तो प्रतिदिन मतलब हर दिन, आजीवन मतलब जीवन भर। ये तो सीधा है, पर इसमें एक और दिलचस्प बात है। एक ही शब्द का दोहराव, जैसे रातों रात। यहाँ कौन सा उपसर्ग है? यहाँ कोई उपसर्ग नहीं है, लेकिन लॉजिक वही है। अच्छा। जब हम कहते हैं काम रातों रात हो गया, तो रातों रात शब्द क्या बता रहा है? काम के होने का तरीका। हाँ, कैसे हुआ? रात ही रात में। बिल्कुल। यहाँ भी शब्दों का ये जोड़ा एक क्रिया विशेषण की तरह ही काम कर रहा है। इसीलिए हाथों हाथ, बीचों बीच, दिनों दिन, ये सब अव्ययी भाव समास है। ये दोहराव उस क्रिया पर जोर देता है। ठीक है, तो अव्ययी भाव में पहला पद अर्थ को कंट्रोल करता है। अब आते हैं इसके उल्टे पर, जहाँ दूसरा पद बॉस है, यानी तत्पुरुष समास। इसमें कहते हैं कि दूसरा पद प्रधान है और शब्दों के बीच का कारक चिन्ह छिपा होता है। हाँ, और इसकी सबसे अच्छी पहचान यही छिपा हुआ चिन्ह है, कारक चिन्ह। मतलब वो गोंद है जो शब्दों को वाक्य में चिपका कर रखता है, जैसे का, की, को, के लिए, में, पर, से। गोंद, ये अच्छा है। तत्पुरुष समास में 2 शब्दों को जोड़ने के लिए इस गोंद को हटा दिया जाता है। जैसे ही आप शब्द को तोड़कर देखेंगे, वो छिपा हुआ गोंद वापस नजर आ जाएगा। चलिए तोड़कर देखते हैं। शब्द है राजपुत्र। इसे खोले तो मतलब निकलता है राजा का पुत्र। यहाँ का छिपा हुआ था और क्योंकि पुत्र मुख्य शब्द है इसलिए दूसरा पद प्रधान हुआ। बिल्कुल। एक और उदाहरण लेते हैं, यश प्राप्त। हाँ, यश प्राप्त मतलब यश को प्राप्त। यहाँ को छिपा था। राइट। और मजे की बात यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक और गहरी बात समझनी चाहिए। जो भी चिन्ह छिपता है ना, समास का एक खास नाम उसी पर पड़ जाता है। ओह, अच्छा। जैसे गौशाला यानी गौ के लिए शाला। यहाँ के लिए चिन्ह छिपा है जो संप्रदान कारक का है। तो इसे तकनीकी तौर पर संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। अच्छा। या रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त, यहाँ से अलग होने का भाव है। अपादान कारक, तो ये अपादान तत्पुरुष हुआ। पर अगर ये सब याद ना भी रहे तो मूल ट्रिक यही है कि कोई ना कोई चिन्ह जरूर छिपा होगा। तो अब तक हमने देखा कि शब्दों में बॉस कौन है, लेकिन तब क्या होता है जब शब्दों के बीच कोई चिन्ह न हो बल्कि एक शब्द दूसरे की तारीफ या बुराई कर रहा हो? मुझे लगता है हम कर्मधारय समास की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही रास्ता पकड़ा है। कर्मधारय समास में एक शब्द दूसरे के लिए विशेषण का काम करता है, मतलब उसकी कोई
खासियत बताता है। ओके। यहाँ रिश्ता मालिक गुलाम का नहीं बल्कि विशेषता और जिसकी विशेषता है का है। इसकी सबसे अच्छी ट्रिक है शब्द से एक सीधा सवाल पूछना, कैसा है। अरे वाह, ये कैसा है वाली ट्रिक तो एक लिटमस टेस्ट जैसी लग रही है। चलिए आजमाते हैं। जरूर। शब्द है नील गगन। सवाल, गगन कैसा है? जवाब, नीला। हाँ, ये ट्रिक तो काम करती है ना। और अगर इसे व्याकरण की भाषा में खोलें तो बनेगा नीला है जो गगन। एक और शब्द है महापुरुष। पुरुष कैसा है? महान। महान यानी महान है जो पुरुष। ये तो बहुत कारगर है। हाँ, और इसमें एक और पहलू है तुलना। तुलना, कभी कभी एक शब्द दूसरे की विशेषता बताने के लिए किसी तीसरी चीज से उसकी तुलना करता है। जैसे चरण कमल। चरण कमल मतलब कमल के समान चरण। अच्छा, बिल्कुल। या मृग नयनी यानी मृग के समान नैनों वाली। तो कर्मधारय में दो चीजें देखनी है, या तो कैसा है का जवाब मिले या फिर किसके जैसा है का। ये समास असल में शब्दों से एक तस्वीर बनाता है। ठीक है, तो कर्मधारय शब्दों से तस्वीर बनाता है। लेकिन अगर विशेषता बताने वाला पहला शब्द कोई संख्या हो तो? जैसे 3 रंगों वाला तिरंगा या 4 रास्तों वाला चौराहा, तब हम कर्मधारय से निकलकर उसके सबसे सीधे साधे रिश्तेदार द्विगु समास में आ जाते हैं। हाँ, रिश्तेदार। इसकी पहचान सबसे आसान है। पहला पद हमेशा एक संख्या होगा और पूरा शब्द मिलकर किसी समूह या समाहार का एहसास कराएगा। अच्छा, ये दोनों चीजें जरूरी हैं, संख्या भी और समूह भी। हाँ, ये दोहरी पहचान जरूरी है। ठीक है, तो नवरात्र में नव यानी 9 एक संख्या है और ये 9 रात्रियों के समूह की बात कर रहा है। दोनों शर्तें पूरी हुई। बिल्कुल। इसी तरह सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह या त्रिभुज यानी 3 भुजाओं का समाहार, ये सच में सबसे आसान है। हाँ। इसमें तो गलती की गुंजाइश बहुत कम लगती है, खासकर जब परीक्षा में समय कम हो। सही कहा। बस एक बात का ध्यान रखना है कि वो संख्या किसी समूह को ही दर्शा रही हो। अगर ऐसा है तो वो निश्चित रूप से द्विगु समास है। चाहिए, अब उन समासों पर आते हैं जहाँ पदों के बीच का रिश्ता अलग है। पहले बात करते हैं द्वंद्व समास की। इसे मैं बराबर की टक्कर वाला समास कहती हूँ। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, दोनों पद प्रधान होते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। मैं इसे सुख दुख वाला समास कहता हूँ। हाँ। यहाँ दोनों पद बराबर के साथी हैं, कोई किसी से बड़ा नहीं। इसकी पहचान भी सरल है। अक्सर शब्दों के बीच एक योजक चिन्ह, वो डैश लगा होता है। हाँ। और जब उन्हें अलग करते हैं तो बीच में और, या, एवं जैसे शब्द आ जाते हैं। जैसे माता पिता मतलब माता और पिता, पाप पुण्य मतलब पाप और पुण्य, ये तो एक दूसरे के विलोम भी है। बिल्कुल। गंगा यमुना मतलब गंगा और यमुना, यहाँ दोनों की अपनी अपनी अहमियत है, दोनों का बराबर वजन है, इसीलिए इसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, और अब आते हैं आखिरी और सबसे रहस्यमयी समास पर। ये एक तरह का सीक्रेट एजेंट है। सीक्रेट एजेंट? हाँ, जो दिखता है वो होता नहीं। मेरा मतलब है बहुव्रीहि समास। यहाँ लिखे हुए शब्दों का मतलब कुछ तीसरा ही निकलता है। ये समास की सबसे कलात्मक किस्म है। इसमें ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा। तो कौन होता है? यानी दोनों मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं जो वहाँ मौजूद ही नहीं है। ये शब्द अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक खास रूढ़ अर्थ पकड़ लेता है, जो अक्सर किसी देवी देवता या पौराणिक पात्र का नाम होता है। बिल्कुल। जैसे दशानन, शाब्दिक अर्थ है 10 मुंह, लेकिन दुनिया में कोई भी दशानन सुनकर 10 मुंहों की गिनती नहीं करने लगता। सही बात है। सबके दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। बिल्कुल। और यहीं पर इस समास की असली ताकत है। ये सिर्फ व्याकरण नहीं है, ये भाषा का शॉर्टकट है पूरी कहानी सुनाने का। अच्छा। जब आप नीलकंठ कहते हैं तो आप सिर्फ नीला गला नहीं कह रहे, आप समुद्र मंथन की पूरी कथा, शिव का विष पीना और दुनिया को बचाने की कहानी को एक शब्द में समेट रहे हैं। वाह। इसी तरह चक्रपाणी का मतलब सिर्फ हाथ में चक्र नहीं, बल्कि भगवान विष्णु और उनके सुदर्शन चक्र का पूरा संदर्भ है। ये तो बहुत गहरा मतलब है। पर मैं यहीं पर वो सवाल उठता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा उलझाता है। मैं जानता हूँ आप क्या पूछने वाली हैं। नीलकंठ शब्द तो कर्मधारय भी हो सकता है। अगर हम कहें नीला है जो कंठ, तो यह कंठ की विशेषता बता रहा है। सही है। और अगर कहें नीला है कंठ जिसका यानी शिव, तो यह बहुव्रीहि है। अगर परीक्षा में दोनों विकल्प आ जाएं तो क्या करें? यही वो सवाल है जो एक औसत और एक टॉप स्कोरर के बीच फर्क पैदा करता है। तो बताइए फिर।
नियम ये कहता है कि नीलकंठ का समास इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका विग्रह कैसे किया गया है। अगर विग्रह नीला है जो कंठ, तो ये कर्मधारय है। लेकिन अगर विग्रह नीला है कंठ जिसका और इशारा शिवजी की तरफ है, तब तो ये बहुव्रीहि हुआ। तो सही किसे माने? तब ये निश्चित रूप से बहुव्रीहि है। और यहाँ आता है वो गोल्डन रूल जिसे हर परीक्षार्थी को याद रखना चाहिए। ओके। अगर किसी शब्द के लिए कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों विकल्प दिए गए हों, तो प्राथमिकता हमेशा बहुव्रीहि को देनी चाहिए। हमेशा? हमेशा। ऐसा क्यों? इसका क्या तर्क है? इसका तर्क ये है कि बहुव्रीहि समास एक विशेष और रूढ़ अर्थ देता है जो सामान्य शाब्दिक अर्थ से ज्यादा मजबूत और समाज में स्थापित हो चुका है। अच्छा। भाषा में नीलकंठ शब्द को एक नीले गले के लिए नहीं, बल्कि खास तौर पर भगवान शिव के लिए ही जाना जाता है। इसलिए व्याकरण की नजर में यह विशेष अर्थ ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसे ज्यादा सही माना जाता है। ये तो बहुत ही काम की जानकारी है। ये एक नियम कई नंबर बचा सकता है। बिल्कुल। तो चलिए मान लेते हैं कि परीक्षा में बस 1 मिनट बचा है और मुझे सब कुछ दोहराना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके। अगर शब्द की शुरुआत में यथा प्रति जैसा उपसर्ग दिखा या कोई शब्द 2 बार आया, तो वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, मतलब अव्ययी भाव। एकदम सही। अगर शब्द को तोड़ने पर बीच में का, की, को, से जैसा कुछ छिपा हुआ मिला, तो वो तत्पुरुष। बिल्कुल। अगर कैसा है पूछने पर जवाब मिला या किसी से तुलना हुई, जैसे महान या कमल जैसा, तो कर्मधाराएं। बहुत बढ़िया। अगर पहला शब्द कोई गिनती है और वो एक ग्रुप की बात कर रहा है, 4 रास्ते, 9 रातें, तो द्विगु। शानदार। अगर बीच में डैश है और दोनों शब्द बराबर के हैं, माता पिता, पाप पुण्य, तो द्वंद्व। एकदम सटीक। और अगर शब्द का मतलब ही कुछ तीसरा, कोई खास व्यक्ति या भगवान का नाम निकला, 10 मुंह वाला रावण, तो वो है बहुव्रीहि। बेहतरीन। इस तरीके से आप कभी नहीं बोलेंगे। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? समास सिर्फ व्याकरण के सूखे नियम नहीं है। नहीं है। ये भाषा को स्मार्ट, संक्षिप्त और असरदार बनाने का एक टूल है। ये सिखाता है कि कैसे कम शब्दों में पूरी कहानी, पूरी विशेषता या पूरा रिश्ता बयान किया जा सकता है। बिल्कुल। ये भाषा की रचनात्मकता का शिखर है। ये दिखाता है कि भाषा सिर्फ जानकारी देने का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति, कहानियों और विचारों को पीढ़ी दर पीढ़ी सहेजने का एक कलात्मक उपकरण की है। आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है, पर एक विचार छोड़ जाते हैं। जब हम लंबोदर या चक्रपाणी जैसे सामासिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो क्या हम केवल एक व्यक्ति या देवता का वर्णन कर रहे होते हैं, या असल में हम उस एक शब्द के जरिए एक पूरी पौराणिक कहानी, उसके चरित्र और उससे जुड़ी पूरी की पूरी सांस्कृतिक मान्यता को एक साथ याद कर रहे होते हैं? और अगर ऐसा है, तो क्या हर भाषा के ऐसे शब्द अपने अंदर उस समाज का पूरा इतिहास और दर्शन समेटे नहीं चलते? ये सोचने वाली बात है।